Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 जल पढ़ेंगे कि महासागरों की, सागरों की या जल स्रोतों की वाष्पीकरण में क्या भूमिका है और जल चक्र में भी क्या भूमिका है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये एक और तरह से भी हो सकती है। सतह पर आप देखते हैं कि पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधों में निरंतर जो है वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों को जो पानी दिया जाता है उनमें से जितनी पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है वो उसका इस्तेमाल कर लेता है और बाकी जो जल है वो वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में ये वाष्पकण फिर से संघनित होते हैं और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन और दूसरी प्रक्रिया जो हमारी थी वो क्या थी, वाष्पीकरण। इन दोनों का बहुत अहम योगदान होता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि वाष्पीकरण की जो दर है, यानी वाष्पीकरण आपने देखो कि प्रकृति में हर समय होता रहता है, लेकिन इसकी दर यानी कभी ये बहुत धीमा होता है, कभी तेज होता है। तो ये किन किन कारणों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारण है तापमान। यदि तापमान अधिक होगा, आपने देखा भी होगा कि गर्मियों के दिनों में कपड़े वगैरह बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि तापमान अधिक होता है और गीले कपड़ों में जल की मात्रा जो है वो वायुमंडल में अधिक तापमान के कारण वाष्प बनकर वो चले जाते हैं। और जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है सतही क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की दर तेज होगी या धीमी होगी। इसे आपने यूं भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी मम्मी जो है कपड़े हमेशा फैला कर सुखाती हैं। अगर वो कपड़ों को इकट्ठा करके सुखा दें तो कपड़ों को सूखने में बहुत अधिक समय लगेगा, जबकि उनका क्षेत्रफल जब बढ़ा दिया जाता है तो वो जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पर आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। इसे देखिए, मैंने यहाँ 2 बर्तनों में पानी लिया है। ये जो प्लेट है इसका सतही क्षेत्रफल अधिक है और जबकि यहाँ मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। पानी की मात्रा बराबर है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसमें जो है पानी जो है उसका वाष्पीकरण वो अधिक जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है और यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। अगर हम इन्हें धूप में रख दें और छाया में रख दें तो भी हम देखेंगे उस तापमान का भी इस पर असर पड़ेगा। तीसरा जो कारण है जिससे वाष्पीकरण की दर जो है वो प्रभावित होती है वो ये है वायु की गति। यदि वायु तेज चल रही होती है तब भी वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। और चौथा कारण है वायु में आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। यदि वायु में नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाती है। और यदि वायु शुष्क होगी, दूसरा शब्द क्या है इसका अपोजिट, शुष्क। यदि वायु शुष्क होगी तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। तो इन सभी कारणों से जो जल चक्र है हमारा वो प्रभावित होता है। वाष्पन और संघनन को और अच्छी तरह से समझने के लिए कि किस प्रक्रिया में वाष्पन का प्रक्रिया हो रही है और किस क्रिया में संघनन हो रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिनसे आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वाष्पन कहाँ हो रहा है और संघनन कहाँ हो रहा है। जैसे पहला देखिए, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना।
इस्त्री हमें किसे कहते हैं? प्रेस करने को। जब आप कपड़ों पे प्रेस करते हैं और अगर कपड़ा कुछ गीला है तो आप देखते हैं कि उसमें से भाप ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया हो रही है? वाष्पन। भाप का ऊपर उठना मतलब वाष्पन। दूसरा देखिए, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। सर्दियों में जब आप बाहर जाते हैं, जब स्कूल जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर धुंध होती है जिसे हम कोहरा भी कहते हैं। तो कोहरे के कारण अगर आप देखें तो कभी कभी आपके आंखों की पलकों पर या चश्मे के ऊपर जल की कुछ बूंदें भी दिखाई देती हैं। तो वो कहाँ से आई? कोहरे जो है उसमें वाष्प के कण हैं जो संघनित हो जाते हैं और वो जल की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है? संघनन। इस तरह आप दोनों प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो तीसरा देखिए, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। ये क्रियाकलाप भी हमने करके देखा था कि जब हमने पानी के भरे हुए गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डाले तो हमने देखा कि बाहर की वायु जब उस ठंडी सतह के संपर्क में आई तो हमें जल की बूंदें दिखाई दी। अर्थात कौन सी प्रक्रिया हुई? संघनन। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी प्रक्रिया हो रही है? संघनन। अगला देखिए, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। श्यामपट्ट किसे कहते हैं हम? ब्लैक बोर्ड को। जब उसे गीले कपड़े से हम साफ करते हैं तो कुछ समय बाद वो जल कहाँ गया? वायुमंडल में वाष्प बनकर वो उड़ गया। तो कौन सी प्रक्रिया हुई? वाष्पन। और लास्ट है हमारा, गरम छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। अब मान लो लोहे की हमने कोई गरम छड़ ली और उसके ऊपर अगर आप पानी का छिड़काव करेंगे, कुछ पानी डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें से भाप निकलने लगती है। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? जब भाप निकल रही है तो वाष्पन। तो इस प्रकार आप इन दोनों प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस पाठ में आपने कौन से नए शब्द सीखे, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। पहला था महासागर। जो जल का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? महासागर। दूसरा है संघनन। संघनन किसे कहते थे हम? जल के वाष्प कणों का इकट्ठा हो जाना संघनन कहलाता है। जल वाष्प। जल वाष्प क्या होते हैं? जब पानी गर्म होता है तापमान अधिक होने के कारण तो उसमें से वाष्प कण निकलते हैं, उन्हें हम जल वाष्प कहते हैं। वाष्पन। वाष्पन वो प्रक्रिया है जिसमें कि वाष्प कण बनते हैं। और आखिरी में हमने सीखा जल चक्र, यानी कि पृथ्वी से वाष्पित हुआ पानी और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर ही पुनः लौट आया। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें और इनके बारे में एक एक लाइन अवश्य लिखें जैसा कि मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।